हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तरंग प्रकाशिकी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्यतिकरण। देखो, तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? तरंग प्रकाशिकी का मतलब होता है हम प्रकाश को एक तरंग की तरह मानते हैं। ठीक है, वेव की तरह मानते हैं। और जब वेव की तरह मानते हैं तो कुछ घटनाओं को हम उसके वेव के नेचर के बेस पर, कुछ घटनाओं को हम उसके तरंग के आधार पर समझा सकते हैं। और उसमें से एक घटना है व्यतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12 का, कक्षा 12 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है तरंग प्रकाशिकी का। शुरू करते हैं। देखो, ये कहता है कि अगर आपके पास दो प्रकाश तरंगे हैं, दो प्रकाश तरंग हैं जो एक समान आवर्ती की हैं, दो तरंगे हैं जो एक समान आवर्ती की हैं। एक समान आवर्ती की तरंगें जब एक ही दिशा में गतिशील होती हैं और वो आपस में अध्यारोपण करती हैं। अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना, मेलजोल बढ़ाना। तो दो प्रकाश किरणें जो एक ही दिशा में चल रही हैं, जिनकी आवर्ती बराबर है, जब वो मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो दो घटनाएं हो सकती हैं। क्या क्या, समझाता हूं। जैसे एक प्रकाश किरण आपकी ऐसी है और इसका ये जो पीक है, ये कितना ऊपर है, इसको बोलते हैं आयाम। तो इसका आयाम कितना है? A1 है। और जो दूसरी प्रकाश किरण है, उसका जो आयाम है वो इससे थोड़ा छोटा है और मान लेते हैं A2 है। सही बात है। और इस तरह से ये मिल रही हैं। तो अगर ये इस तरह से मिलती हैं तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसे मिलती हैं तो मन में एक फील आता है। फील क्या आता है वो सुनना, कि अगर प्रकाश किरणें इस तरह से मिल रही हैं तो प्लस के साथ में प्लस मिल रहा है, माइनस के साथ में माइनस मिल रहा है, तो ये जुड़ करके बड़ा हो जाएगा ऐसे। और ये वाला भी जुड़ करके बड़ा हो जाएगा ऐसे। सही है। और हम बोल सकते हैं इसका आयाम कितना होगा? A1 प्लस A2। ठीक है। अब मान लो ऐसा हो कि एक किरण A1 आयाम की इस तरह से आए और दूसरी वाली किरण इस तरह से आए A2 आयाम की। तो इसमें क्या होगा? इसका जो प्लस है उससे इसका माइनस मिलेगा, इसके माइनस से उसका प्लस मिलेगा, तो कैंसिल होगा। जैसे मान लो ये 10 है और ये 8 है, तो अब आप सोच सकते हो क्या होगा। ये 10 और ये 8 कैंसिल होके ऊपर भी छोटा सा बचेगा, और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8 कैंसिल होगा, तो नीचे भी छोटा सा बचेगा। इसका आयाम कितना होगा? 2 माइनस होगा। मतलब अगर ये A1 है और ये A2 है तो ये क्या होगा आपका? A1 माइनस A2। और यहां जैसे मान लो ये 10 है और ये आपका 8 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 18। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो प्रकाश तरंगे एक समान आवर्ती का मतलब पता है क्या होता है? ये वाली दूरी जितनी इसकी है उतनी इसकी है, ये वाली दूरी जितनी इसकी है उतनी इसकी है। इसको आवर्ती बोलते हैं। तो आवर्ती दोनों की बराबर है, आयाम अलग अलग है और एक ही दिशा में चल रही है। जब दो तरंगे जिनकी आवर्ती बराबर होती है, आयाम अलग अलग होते हैं, एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से दो स्थितियां बनती हैं। पहली, जहां पर परिणामी तरंग, ये परिणामी तरंग है जो इनके मिलने से बन रही है, ये परिणामी तरंग है जो इनके मिलने से बन रही है। तो दो स्थितियां बनती हैं जहां एक स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, मैक्सिमम तीव्रता अधिकतम होती है। देख लो, आयाम अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम होगी।
और एक ऐसी जगह होती है जहां तीव्रता न्यूनतम होती है। तो जिस जगह पे तीव्रता अधिकतम होती है उस जगह को कहते हैं, जिस जगह पे तीव्रता अधिकतम होती है उस जगह को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जिस जगह पे तीव्रता न्यूनतम होती है उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो बात को फिर से समझो, तरंग प्रकाशिकी चल रहा है, प्रकाश को हम तरंग मान के चलते हैं, वेव मान के चलते हैं। दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवर्ती एक समान है, आप देख सकते हो आवर्ती का मतलब होता है ये दूरी एक समान है सब में। तो जिनकी आवर्ती एक समान है, एक ही दिशा में चल रही है, जब वो आपस में अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति जब प्लस के साथ प्लस मिल जाए, माइनस के साथ माइनस मिल जाए, बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। इसमें तीव्रता अधिकतम होती है क्योंकि आयाम अधिकतम है। दूसरा, प्लस के सामने माइनस आ जाए, माइनस के सामने प्लस आ जाए, इसमें जो है परिणामी तीव्रता सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, और इसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और ये संपोषी विनाशी दोनों मिला करके जो घटना होती है उस घटना का नाम क्या है? व्यतिकरण। तो अब आपके सामने परिभाषा है कि यदि दो प्रकाश किरणें जो कि एक समान आवर्ती की हैं, एक ही दिशा में गतिशील है, तो उनके अध्यारोपण से अर्थात उनके मिलने से दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है और उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और एक स्थिति में जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है और इसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और यह संपूर्ण घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है यहां तक? अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकल पोस्टमार्टम, मतलब गणितीय विश्लेषण, बहुत जरूरी है। अब हम इसका करते हैं गणितीय विश्लेषण। सुनना ध्यान से। मान लेते हैं हम जो हमारी पहली वाली तरंग है उस तरंग की जो इक्वेशन है, हर तरंग की इक्वेशन होती है, मान लेते हैं हमारी जो पहली तरंग है उसकी इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। ये तरंग की इक्वेशन होती है। a1 का मतलब है पहली वाली तरंग का आयाम, ओमेगा का मतलब है आवर्ती, कोणीय आवर्ती, टी का मतलब है समय। और देखो साइन साइन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन के आगे ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कला। तो ये पहली वाली तरंग की समीकरण हो गया। दूसरे तरंग का समीकरण होगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको बोलते हैं फाई। मैंने बोला था साइन के आगे जो भी लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कला। इंग्लिश में बोलते हैं फेज। तो आप देखो पहले वाले समीकरण, जो पहली वाली आपकी तरंग है उसका समीकरण में कला कितनी है? ओमेगा टी, जो साइन के आगे लिखा है। दूसरे वाले में कला कितनी है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों की कला में, कला का सिंपल मतलब बताऊं मैं आपको, कोण। साइन के आगे जो कोण लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी। यहां साइन के आगे कौन सा कोण लिखा हुआ है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसकी कला ये है, इसकी कला ये है। तो दोनों की कला में अंतर कितना है? ओमेगा टी है इसके पास भी, उसके पास भी ओमेगा टी है। अंतर केवल किसका है? फाई का। तो फाई कहलाएगा दोनों तरंगों में कलांतर, कला का अंतर। इसकी कला ओमेगा टी, उसकी कला ओमेगा टी प्लस फाइव। कला बोले तो कोण, कोण बोले तो एंगल। तो कला का अंतर अर्थात फेज डिफरेंस। चलिए अब इनको परिणामी तरंग चाहिए आपको, तो परिणामी तरंग के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। तो y1 प्लस y2 करना पड़ेगा, उससे आएगी परिणामी तरंग। तो ये आपकी है y1, ये आपकी है y2 और ये आपकी है y। ऐसे यहां भी है, ये आपकी y1 है, ये आपकी y2 है, ये आपकी है y। और ये जो अपन तामझाम कर रहे हैं ना, दो तरंगों को जोड़ के उनकी परिणामी तरंग बना रहे हैं,
इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये कैसे कर पा रहा हूं मैं? अध्यारोपण मतलब जोड़ना, जोड़ने का सिद्धांत है ये। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है दो प्रकाश तरंगे हैं, आपको परिणामी चाहिए, उनकी इक्वेशन को जोड़ दो। चलो शुरू करते हैं। तो y बराबर, अभी सब समझ में आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है? a1 साइन ओमेगा टी, इसको लिख लिया, प्लस इसकी क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान से देखना, पहले वाले को मैं ऐसे कैसा रख रहा हूं, a1 साइन ओमेगा टी ऐसे कैसा है, इसको देखते हैं। a2 को भी ऐसे कैसा रख लेते हैं। अंदर कुछ करेंगे, क्या करेंगे अंदर? ये है साइन a प्लस बी, यहां लिख देता हूं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो जीके के लिए बता रहा हूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a कॉस b, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। तो साइन a कॉस b, साइन a की जगह ओमेगा टी, b की जगह 5, प्लस कॉस a साइन b, तो ये a है ये b है, तो कॉस a साइन b। ठीक है सर, कुछ नहीं किया, साइन a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये a था ये b था, तो साइन a कॉस b हो गया प्लस कॉस a साइन b हो गया। आगे देखिए, अब y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस अंदर गुणा करो a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। तो y बराबर क्या आ रहा है? अब ध्यान से देखना, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आ गया a1 प्लस a2 cos 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस ये आ गया a2 cos ओमेगा टी साइन 5। अब हो सकता है कुछ बच्चे यहां पे ये सोच रहे हो कि सर आपने ये क्यों लिया स्टार्टिंग में। तो दोस्तों एक बात समझ लो, मैं आपको बता देता हूं जनरल नॉलेज के लिए, कि जो हमारा साइन थीटा होता है ना, y बराबर साइन थीटा, जैसे ये मान लो a है, तो y बराबर होता है a साइन थीटा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता होता है, बायो वालों को नहीं पता होता, कि ये जो ग्राफ है ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। मैंने जो लिया है तरंग वो साइन थीटा जैसी है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी, जो उसकी कला है। और ये होता है आयाम, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट कितनी है? पहले वाले में a1, तो a1 आ रहा है, दूसरे वाले में कितनी है? a2, तो क्या आ रहा है? a2 आ रहा है। आई बात समझ में? चलो आगे देखो। तो y बराबर, अब सुनो, अब इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बड़ी सी भसड़ मची हुई है, साइन कॉस को समझ में नहीं आ रहा कि तरंग कैसी होगी। हमें ये पता है कि हमारी परिणामी तरंग है, बट कैसी दिखती है समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, अभी आपको याद करना पड़ेगा, 2-4 मिनट बाद समझ में आ जाएगा क्यों किया। हम मानेंगे कि a1 प्लस a2 cos 5 जो है वो r cos थीटा है, ये 5 है ये थीटा है, और जो a2 साइन 5 है इसको हम मान लेंगे r साइन थीटा। ठीक है, तो देखना, ये जो a1 प्लस a2 cos 5 है उसकी जगह क्या माना है मैंने? r cos थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा r cos थीटा, प्लस में ये जो है आपका a2 साइन 5, a2 साइन 5, इसकी जगह अपन ने क्या माना है? r साइन थीटा। तो a2 साइन 5 की जगह आ जाएगा r साइन थीटा। अब इसकी जगह आ गया r cos थीटा, क्या बचा? साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह आ गया r साइन थीटा, क्या बचा? cos ओमेगा टी। ये आ गया आपका y। तो हमने जो जो भी माना था मैंने उसको रख लिया, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। a1 प्लस a2 cos 5 जो है उसको मान लिया r cos थीटा, और a2 साइन 5 को मान लिया r साइन थीटा। इस पूरे की जगह आ गया r cos थीटा, साइन ओमेगा टी ऐसे कैसा, ये जो था इसकी जगह मान लिया r साइन थीटा, cos ओमेगा टी ऐसे कैसा।
पर ये क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आपको। y बराबर r को कॉमन निकाल लीजिए, r इधर भी है, r इधर भी है। इसको लिखिए साइन ओमेगा टी को पहले लिख लीजिए, कोई पाप नहीं होगा। साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस इधर कॉस ओमेगा टी को पहले लिख लीजिए, कोई पाप नहीं होगा, साइन थीटा बाद में। r को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, यहां से भी और यहां से भी। कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लो। अब इसको गौर से देखो, कुछ मिलेगा। साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, रिवर्स फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है फॉर्मेट, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या हो जाएगा, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको वापस ये लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाता है साइन ए प्लस बी। ए क्या है, ओमेगा टी, बी क्या है, थीटा। अब इसको वापस से फॉर्मूला लगाओगे तो वही बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आर आपका आगे का आगे है, y बराबर आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इस इक्वेशन को देख करके आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारी परिणामी तरंग है, ये है हमारी परिणामी तरंग, इसका ग्राफ भी कैसा है, साइन की तरह है। और आप देख लो, ये जो परिणामी तरंग है इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, साइन की तरह। ये जो परिणामी तरंग है इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, साइन की जगह। जो भी ग्राफ ऐसा दिखता है वो साइन का ग्राफ होता है। अब यहां देखो भसड़ मची हुई थी इस जगह पे, इस जगह देख के कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट थोड़ा सा इसको मैंने मैथमेटिक्स अप्लाई किया तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ आने वाला है वो कैसा आने वाला है, साइन का, और साइन का ही ग्राफ आता है। बायो वाले बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत होती है और मैथ्स वालों को भी पैटर्न से चलना पड़ता है, तब ये टॉपिक समझ में आता है। तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इतना साफ करने वाला हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, पहले मैंने नामकरण संस्कार नहीं किया था, इसको समीकरण 1 बोल दिए, समीकरण 2 बोल दीजिए। अब क्या करना है, देखो हमें इस r को a1 a2 और फाई के रूप में लिखना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो पहले आए थे उनको वर्ग करके जोड़ रहा हूं, स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं। देखना, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसको स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो, इसको स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, ये मैंने अभी इसका स्क्वायर किया, प्लस इसका स्क्वायर, प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर इसका। देखो करते क्या है, आरएचएस का स्क्वायर करके आरएचएस में जोड़ते हैं, एलएचएस का स्क्वायर करके एलएचएस में जोड़ते हैं। तो ये आपका एलएचएस है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐसे जोड़ दिया। अब ये आपका आरएचएस है राइट हैंड साइड, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आएगा आर स्क्वायर अंदर साइन स्क्वायर थीटा, या चलो एक साथ कर लेते हैं पहले ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका काम इतना ही था, इसको अपन विदा कर देते हैं। अब देखिएगा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a ये रहा b ये रहा, तो a b प्लस इसका स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a2 का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर, अब ये क्या है, r का स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर होगा, प्लस r का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ओपन करते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 का भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा, तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई,
बराबर, यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आरएचएस में बचेगा केवल आर स्क्वायर। और एलएचएस में भी गौर से देखोगे तो ये क्या है, ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और ये क्या है, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो ए टू स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, जो कि कितना हो जाएगा, 1। दोस्तों अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, वापस से एक बार देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है कि यहाँ पे कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे यहाँ बन रहा है, देखो ए टू स्क्वायर कॉमन लोगे, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया। ए वन स्क्वायर प्लस ये ए टू स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया यहां से, तो ए टू स्क्वायर इसमें और इसमें कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस इधर से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, और ये आफत ऐसी की ऐसी 2a1 a2 कॉस फाइव। अब ये 1 हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव कितना आ रहा है आपका, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव के बराबर। आराम से डाइजेस्ट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आर है क्या, आर आपका है ये परिणामी तरंग है y, आर है इसका आयाम, मतलब यहां पे ये जो आ रहा है ना आपका a1 प्लस a2, ये आर है। यहां क्या आ रहा है, a1 माइनस a2, ये आर है। तो आर आपका है परिणामी तरंग का आयाम। अब सोचो, मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि जब परिणामी तरंग की तीव्रता कम होती है तो उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ये वाला। और जब परिणामी तरंग की तीव्रता ज्यादा होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो ये वाला है, इसमें आयाम ज्यादा आता है, अधिकतम आता है, और विनाशी व्यतिकरण में यही आयाम जो है वो कम आता है, न्यूनतम आता है। तो आयाम का सूत्र हमारे सामने आ चुका है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो अगर इसी r को मैं न्यूनतम कर दूं तो मुझे किसकी कंडीशन मिल जाएगी, मेरे हिसाब से विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन मिल जाएगी। और अगर इसी r को मैं अधिकतम कर दूं तो मुझे किसकी कंडीशन मिल जाएगी, संपोषी व्यतिकरण की। अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये r जो है ये परिणामी तरंग का आयाम है, इस परिणामी तरंग का आयाम है, तो जितना r ज्यादा होगा मतलब आप बात कर रहे हो संपोषी व्यतिकरण की, और ये r अगर न्यूनतम है तो आप बात कर रहे हो विनाशी व्यतिकरण की। अब r न्यूनतम करना है, इस सूत्र को न्यूनतम करना है, तो न्यूनतम कैसे करेंगे, इस सूत्र में हमारे हाथ में जो है वो केवल है फाई, क्योंकि फाई क्या है, कलांतर। मतलब हम न्यूनतम कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं, कॉस फाई को। हम अधिकतम कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं, कॉस फाई को। अब सोचने वाली बात है कि कॉस फाई अधिकतम कितना होता है और न्यूनतम कितना होता है। दोस्तों मैथमेटिक्स की बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा अधिकतम होते हैं प्लस का एक और न्यूनतम होते हैं माइनस का एक। तो इसका न्यूनतम मान आ सकता है माइनस का एक और इसका अधिकतम मान आ सकता है प्लस का एक। ये एक तरह से कोण है, इस कोण की जगह आप अलग अलग मान रखोगे तो माइनस मिलेगा, और इस कोण की जगह आप अलग अलग मान रखोगे तो प्लस मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं माइनस कब कब मिलता है। जब ये कोण या तो वो आपका पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री जो है वो आपका होता है -1, या फिर हो 3 पाई, या फिर हो 5 पाई, या फिर हो 7 पाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर पाई का विषम गुणज हो 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर पाई का विषम गुणज हो तो आपका जो फाई है वो फाई जब आप यहां रखोगे, पाई रखो चाहे 3 पाई रखो चाहे 5 पाई रखो चाहे 7 पाई रखो, कॉस फाई कितना आएगा, -1।
ठीक है। लास्ट में अगर अपन जनरल लिखें तो इसको बोल सकते हैं 2n माइनस 1 पाई। 2n माइनस 1 पाई बोलते हो तो n का मान शुरू होगा 1 से, 1 2 3 ऐसे। आप n की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 बचा, पाई आ गया। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 पाई आ गया। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5 पाई आ गया। मतलब इन सबको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1। कुछ बुक्स जो है इसको 2n प्लस 1 पाई भी बोलती है, तो 2n प्लस 1 पाई भी बोल सकते हो, बट उसके लिए n का मान 0 से शुरू होना चाहिए। आप यहां पे 0 रखोगे तो 2 गुणा 0 0 प्लस 1 पाई, तो पाई बचेगा। यहां रखोगे आप 1 तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3, 3 पाई आएगा। तो अगर सामान्य रूप में आप ये लिखते हो तो n का मान 0 से शुरू करना है, सामान्य रूप में अगर आप ये लिखते हो तो n का मान 1 से शुरू करना है। ये आपका विषम गुणज है और फाई क्या कहलाता है, कलांतर। तो एक बात सीखने को मिलती है कि जब कलांतर आपका पाई का विषम गुणज होगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो आपका कॉस कितना होगा, -1। और जब यहां कॉस -1 रखोगे तो क्या आएगा, विनाशी व्यतिकरण। अब अपन इसको एक बार करके देखते हैं कि क्या आता है। आर बराबर, सोचो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाई अगर न्यूनतम है तो कितना होगा, -1। -1 यहां पे आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आएगा, r बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2। अब इसको आगे देखें तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये चीज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये क्या बनेगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लोगे तो ये बचेगा r, ये मिनिमम है, न्यूनतम, और r न्यूनतम कितना आ रहा है, a1 माइनस a2, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका r मिनिमम कितना आ गया, a1 माइनस a2। और मैंने कहा था कि फिजिक्स और मैथ्स लिंक करती है, जब मैं समझा रहा था तो भी मैंने आपको यही कहा था कि न्यूनतम होता है तो कितना होता है, a1 माइनस a2। जब न्यूनतम होता है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है, तो दोनों के आयाम एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। वही चीज यहां पर मैथ्स से भी आ गई, इसका मतलब फिजिक्स और मैथ्स की दोस्ती हो गई। ठीक है, तो ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन आपने लगाई, जिसमें आपने देखा कि इस सूत्र के अंदर इसको, अरे समझो बात को, आपने आर निकाल लिया, आर होता है परिणामी तरंग का आयाम, इसको न्यूनतम करना मतलब विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन लगाना, और इसी को अधिकतम कर देना मतलब संपोषी की कंडीशन लगाना। ठीक है, अब संपोषी को देखते हैं अपन। संपोषी की कंडीशन में फाई क्या रखें कि +1 आए, तो 0 पे +1 आएगा, cos 0 1 होता है, 2 पाई पे मतलब 360, पाई का मतलब होता है 180, 180 इंटू 2 360, cos 360 पे +1 होता है, या फिर 4 पाई 6 पाई, आगे क्या आएगा समझ सकते हो, 8 पाई, या अपन बोले तो पाई का समगुणज अर्थात 2n पाई। ये सब रखोगे तो cos फाई का मान कितना आएगा, +1। +1 इसमें रखिए, r कितना आएगा आपका, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई कितना हो गया आपका, प्लस का 1, तो आपका r आ गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका अंडर रूट करोगे तो r आएगा a1 प्लस a2, और ये आपका मैक्सिमम है, अधिकतम है। और जब मैं आपको समझा रहा था स्टार्टिंग में, तो याद करो आपके संपोषी व्यतिकरण में कितना निकल के आया था, a1 प्लस a2, और पूरी मैक्स करने के बाद भी लास्ट में जब अधिकतम की कंडीशन लगाई, जब cos फाई को 1 किया, तो भी क्या निकल के आया, a1 प्लस a2। ठीक है, तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशंस आ गई। आज के बाद याद रखोगे कि जब जब कलांतर पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई होगा तो कौन सा व्यतिकरण देखने को मिलेगा आपको, विनाशी व्यतिकरण। और जब जब आपका कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये होगा, तब तक आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, संपोषी व्यतिकरण। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है,
अभी मैंने आपको केवल विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन निकालना सिखाया है। इस वीडियो के लास्ट में एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं। व्यतिकरण के सेकंड पार्ट में मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको मैथमेटिक्स सिखाई है, तो वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि अगले वीडियो के लिए आप तैयार हो सको। देखिए, पहले इसको कॉपी करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब देखो इस वीडियो में हुआ क्या। पहली बात, आपने दो तरंगे ली, आपने ये समझा कि प्रकाश को जब तरंग मानते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रकाश की तरंग के रूप में स्टडी तरंग प्रकाशिकी। उसका आप टॉपिक पढ़ रहे हो व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या था, दो किरणें, दो प्रकाश किरणें, मतलब दो प्रकाश तरंगे जो एक ही दिशा में गतिशील है, जिनकी आवर्ती बराबर है। आवर्ती का मतलब ये, आवर्ती बराबर है, वो जब आपस में मिलती हैं तो दो तरीके से मिल सकती है। एक तो प्लस के सामने प्लस आ जाए, माइनस के सामने माइनस आ जाए, तो ऐसे में वो जुड़ करके बड़ी तरंग बनाती हैं जिसका आयाम उन दोनों के आयाम के योग के बराबर होता है। या फिर वो ऐसे मिल सकती हैं कि प्लस के सामने माइनस आ जाए, माइनस के सामने प्लस आ जाए, तो वो एक दूसरे के आयाम को कैंसिल कर देती है और छोटी तरंग बनती है। इसका आयाम अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, और इस घटना को बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। इसका आयाम न्यूनतम होता है, इसकी तीव्रता न्यूनतम होती है, इसको बोलते हैं अपन विनाशी व्यतिकरण। और दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, हमने इसकी मैथमेटिक्स जब करी, पहले तो अपन ने फिजिकली समझ लिया, फिर जब मैथमेटिक्स शुरू करी तो पहले वाले का समीकरण लिया y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, जिसमें y1 है प्रथम तरंग की का विस्थापन, a1 है प्रथम तरंग का आयाम, ये वाला जो कि 10 है एग्जांपल में, ये होता है तरंग का एंगल, साइन के बाद जो लिखा होता है ये होता है कोण, और इसको हम बोलते हैं कला। ठीक है, फिर दूसरी तरंग अपन ने ली y2, जो थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a2 था दूसरी वाली का आयाम, तो ये जो दूसरी वाली तरंग है इसका आयाम क्या था, a2। ये थी उसकी कला, इसका कोण। इन दोनों के कोण में फाई का अंतर है, इसको फाई बोलते हैं, फाई का अंतर है, तो फाई कहलाता है कलांतर। एक्चुअली कलांतर ही बदलता है ना, तभी ऐसा होता है। अब मैं थोड़ा आगे का समझाता हूं। इन सभी कलांतर में ये ऐसे जुड़ते हैं कि प्लस का प्लस माइनस का माइनस साथ में जुड़ के बड़ा बनते हैं, और इस तरह के कलांतर में पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये ऐसे जुड़ते हैं जिससे ये क्या कर पाए, कैंसिल कर पाए। देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया और छोटा सा बच्चा 2, और अगर ये a1 a2 के बराबर हो जाता तो बिल्कुल साफ हो जाता, कुछ नहीं बचता। खैर, फिर अपन ने क्या किया, इनको जोड़ा, और इनको जोड़ के तरंग बनी y। y क्या है, परिणामी तरंग। और ये जो परिणामी तरंग है वो ये वाली है, ये वाली y है, ये वाली y है। तो इसका सूत्र आया r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, पूरी मैथमेटिक्स करने के बाद। तो इसमें r क्या है, r है परिणामी तरंग का आयाम। फिर अपन ने सोचा कि परिणामी तरंग का आयाम ये जो है, यही तो r है, ये r है, यहां पे ये वाला r है। तो यही r जब ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, तो क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। यही r जब न्यूनतम होता है तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो इसी r को अगर अपन पढ़ा, मतलब अधिकतम या न्यूनतम कर दें, तो हमें किसकी कंडीशन मिल सकती है, संपोषी की और विनाशी की। तो हमने पहले r को a1 a2 और cos की टर्म्स में लिखा। इसके लिए आपको पता है अपन ने समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ा, जो कुछ भी किया उससे हमारा r आ गया। अब इस r को हम अगर न्यूनतम कर दें तो विनाशी मिल जाएगा, और इसी r को अगर अपन अधिकतम कर दें तो संपोषी मिल जाएगा। इस पूरे में जो चीज बदल सकती है वो है cos फाई। cos फाई अधिकतम हो सकता है, अगर cos फाई अधिकतम होगा तो r अधिकतम होगा, cos फाई न्यूनतम होगा तो r न्यूनतम होगा। और cos फाई न्यूनतम कितना हो सकता है, -1। गणित, मैथमेटिक्स, वो कहती है कि cos थीटा कम से कम कितना हो सकता है, -1। cos थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, +1। तो संपोषी में इसको +1 कर देंगे, विनाशी में इसको -1 कर देंगे। मैथ्स वाले बच्चे समझते हैं, बायो वाले रटते हैं क्या,
कि अगर पाई रखा जाए, 3 पाई रखा जाए, 5 पाई रखा जाए, 7 पाई रखा जाए, 9 पाई रखा जाए, 11 पाई रखा जाए, अर्थात पाई का विषम गुणज रखा जाए, विषम गुणज, ये विषम ही तो है 1 3 5, ये रखा जाए तो कॉस कितना आता है, -1 आता है। तो इन सब कलांतर पे मतलब 2n + 1 पाई या फिर 2n - 1 पाई, बताया मैंने आपको, ये लिखते हो तो n1 से शुरू करो, ये लिखते हो तो n0 से शुरू करो, बात एक ही है। अगर ये पाई होते हैं, ये मान होते हैं फाई के, तो कॉस कितना आता है, -1 आता है। तो इन सभी कलांतर के लिए ये वाला केस बनेगा और आपको क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण। फिर हमने सिद्ध भी किया कि जब मैं यहाँ cos फाई -1 रखूंगा तो ये बनेगा, ये होगा a² + b² - 2ab, जो होगा a1 - a2 का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर, और अंडर रूट निकालोगे तो आएगा a1 - a2। और विनाशी में वास्तव में कितना आ रहा था, a1 - a2, वास्तव में वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो हमने जोड़ दिया मैथमेटिक्स को किससे, फिजिक्स से। चलिए जी आगे देखते हैं। फिर अधिकतम करना था, अधिकतम के लिए इस पूरे में cos फाई को अधिकतम कितना कर सकते हो, +1, मैथमेटिक्स। cos फाई 1 कब होता है, मैथमेटिक्स, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, अर्थात पाई के सम गुणज पे, सम मतलब 2 4 6 8, ठीक है। तो 2n पाई पे, जहां n की वैल्यू कहां से शुरू हो सकती है, 0 से, तो 2n पाई के ऊपर कितना मान आ रहा था आपका, +1। फिर यहां +1 रखो तो ये आ गया a² + b² + 2ab, लिखा a + b का होल स्क्वायर, सॉल्व किया a1 + a2, और आपने समझ भी लिया था कि वास्तव में समपोषी व्यतिकरण में कितना आता है, समपोषी व्यतिकरण में वास्तव में a1 + a2 आता है। तो फिलहाल आपने इतना समझा है व्यतिकरण को। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको इस कलांतर के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं पथांतर भी पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों, ये टॉपिक मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होना जरूरी है, तब जाके टॉपिक बेहतर समझ में आता है। मैंने दिल से कोशिश की है कि आपके समझ में आए। थोड़ा सा इस टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के एक बार स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, पर छोड़ने का नहीं, क्योंकि अगर ये टॉपिक छोड़ गया पूरा चैप्टर आपके हाथ से जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, कोई भी डाउट रहा हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ूंगा और उसके हिसाब से आगे वाला वीडियो बनाऊंगा। तो आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो ये था व्यतिकरण का पहला हिस्सा। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे हिस्से की बात करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस भी जाकर के देखिए जो मैंने बना रखे हैं, आपको पसंद आएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।